हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मेल बिटवीन मेल सर्वर। यहाँ पे बात की है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली मेल्स को ट्रांसफर करता है किस किस के बीच में, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे मेल सर्वर्स होते हैं उनके बीच में वो मेल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। होता है क्या है, जैसे मान लेते हैं आप अपने किसी भी डिवाइस से क्या करते हैं, मान लेते हैं आपका कंप्यूटर आ गया, आप अपने कंप्यूटर से अपने ईमेल भेजते हो। आपके जो बेसिकली जो आपका लोकल ईमेल सर्वर होता है ना, जिसको आप मेल एजेंट के नाम से जानते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या बन जाता है, आपके मेल एजेंट बन जाता है। होता है क्या है, बेसिकली आपके लिए एक सर्वर होता है। तो एक सर्वर से मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने अपनी ईमेल भेजी आपके सर्वर के पास, फिर सर्वर ने क्या किया, जिस यूज़र को आपने फर्दर आगे भेजनी है ईमेल, तो उसने क्या किया, उसके पास आपकी ईमेल को फर्दर सेंड कर दिया। तो एक मेल एजेंट से दूसरे मेल एजेंट के पास, या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच जब भी हम अपनी ईमेल सेंड करते हैं या फिर शेयर करते हैं, चाहे बात कर लो आप किसी सेंडर से आप सर्वर के पास भेज रहे हो, चाहे आप सर्वर से किसी दूसरे सर्वर के पास भेज रहे हो, इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल बेसिकली होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ रूल्स को डिफाइन कर देते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। रूल्स क्या होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो डिज़ायर्ड हमें जो चाहिए या फिर डिज़ायर्ड आउटकम है वो हमें वहाँ पे मिल पाए। तो अब यहाँ पे बात की है कि अब आपको क्या करना है, मेल भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, मतलब एक मेल सर्वर के थ्रू आपकी क्या करनी है, मेल भेजनी है एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में। तो इसके लिए आपको प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी, जब हम मेल को भेजते हैं दो तरीके से होते हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं ईमेल के जो हम पढ़ते हैं, मतलब मेल जब हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से हम मेल पढ़ सकते हैं। या तो सिर्फ हम मेल पढ़ेंगे जब हमें मेल भेजनी होती है, या तो जब हमें मेल रिसीव करनी होती है। टू टाइप्स में ही पढ़ते हैं। तो सेंड करने के लिए सर हम चाहे हम मतलब हमारे कंप्यूटर से, ठीक है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है इससे हम हमारे सर्वर के पास भेज सकते हैं, या टू हमारा जो सर्वर होता है सर्वर से हम सर्वर के पास भी भेज सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ईमेल को भेज सकते हैं। अब भेजने के लिए हमें सर कोई ना कोई तो मैकेनिज्म चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ रूल्स तो चाहिए होते हैं। तो जो सेट ऑफ रूल्स हम यूज़ करते हैं ई मेल्स को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, उसको बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जबकि इसका उल्टा क्या आता है, रिसीव। रिसीव इन द सेंस, जैसे मान लेते हैं अभी आपके सर्वर से आपके सिस्टम पे कोई ईमेल आएगी, तो कैसे आ सकती है, दो तरीके से आ सकती है। तो दो तरीके कौन सी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका आईमैप चलता है, दूसरा आपका पॉप3 प्रोटोकॉल चलता है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। बाकी देखो यहाँ पे ऑप्शंस और भी दे रखे हैं, एचटीटीपी का दे रखा है। एचटीटीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आपको बेसिकली जब भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखा है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इसको बोल देते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना पड़ता है, डाटा कम्युनिकेशन करनी होती है, किसके लिए, डाटा कम्युनिकेशन फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसमें अगर हमें डाटा कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, फिर किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो ये हमारे साथ टिम बर्न्स-ली थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, इसको एक तरीके से स्टार्ट किया था। और पूछ लिया जाए कि कब किया था और कहाँ पे किया था, तो आप बोलेंगे सर टिम बर्न्स-ली उस टाइम पे सर्न फर्म थी, वहाँ पे काम करते हैं ना, सर्न कंपनी थी, वहाँ पे ये काम करते थे। और अगर बात की है कौन से साल की ये बात है, तो 1989 की ये बात है। और 1989 एक ऐसा ईयर है जहाँ से हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी स्टार्ट हो गई थी। तो एक पॉइंट के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे आपने लिख लेने हैं। बाकी एचटीटीपी का और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि जो हमारे पास एचटीटीपी होता है वो कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है, तो आप बोलेंगे कि सर वो हमारा पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 80 के ऊपर काम करता है। अच्छा सर, पोर्ट का मतलब क्या हुआ, और वो पोर्ट 80 पे काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा इसका मतलब ये होता है ये क्या करता है, फेच करता है। ठीक है, फेच करता है किस चीज़ को, या फिर सिंपल हो गया, इट फेचेस द एचटीएमएल पेजेस या फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जो आपको लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हो। ये करता है पोर्ट 80, मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एचटीएमएल के जो पेजेस होते हैं उनको फेच करते हैं, चाहे पेजेस के साथ आपका कोई डॉक्यूमेंट है, इमेज है, चाहे आपका कोई वीडियो वगैरह है, तो वो सारे आप क्या करते हो, फेच करते हो कहाँ से, फ्रॉम वेब सर्वर्स। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए, है ना। और बेसिकली वेब सर्वर से कहाँ पे आती हैं, इन द एंड आपके पास आपके जो वेब ब्राउज़र होता है उसके पास ही आती हैं। तो दीज आर द पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो होता है क्या, जैसे आप कैसे समझ लो, ये आपका सिस्टम आ गया, कंप्यूटर आ गया,
और ये आ गया हमारा सर्वर, ठीक है। सर्वर में एक जगह है, यहाँ पे एक लोकेशन, मतलब यहाँ से जो भी डाटा है वो यहाँ से जाएगा। और अगर ये वेब सर्वर है, देखो वेब सर्वर क्या करेगा, एक ऐसा सर्वर होता है जो क्या करता है, वेब डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का काम करता है। वेब डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं आपके, तो सर हमारे जो वेब डॉक्यूमेंट हमने पढ़े हुए हैं वो कौन से होते हैं हमारे, जिसको हम HTML की फ़ाइल बोल देते हैं। नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो HTML फाइल, बाकी इसके अलावा और भी कोड होता है अलग अलग, पर आप अभी इतना समझ लो कि जब मैं वेब डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ HTML फाइल की। तो मान लेते हैं आपका जो ब्राउज़र है, यहाँ पे आपने गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। तो क्रोम ब्राउज़र जैसे मान लेते हैं आपने कोई वेबसाइट ओपन की, तो आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट भेजी। जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट आपको वापस कहाँ से मिलेगी, कोई ना कोई तो एक रास्ता होगा ना जहाँ से आपको HTML फाइल वगैरह दी जाएंगी, ताकि वो आपके ब्राउज़र के ऊपर आएंगी। फिर ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा, रेंडर करने के बाद वो उसको क्या करेगा, समझेगा। तो वो पोर्ट कौन सा होता है, वो पोर्ट आपका 80 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 80 ही पोर्ट होता है, जहाँ से आपके HTML के पेजेस, इसके अलावा कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह HTML, मतलब उस पेज के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन, साथ में अगर कोई वीडियो वगैरह है तो वो भी वहाँ से क्या की जाती है, फेच की जाती हैं। तो छोटे पॉइंट हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपसे किसी भी वे में एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। देखो ऑप्शंस बार बार आपको करवाने का और बार बार रिवाइज करवाने का मेन मोटिव ये रहता है, ताकि आपने जो चीज़ आपको रिवाइज नहीं आपने की और आपके माइंड माइंड से वो स्किप हो गई है, तो वो आपको माइंड में बार बार आती रहे, है ना। बाकी देखो SMTP हमने पढ़ ही लिया है, तो SMTP का पूछ ही लिया है कि कब ये इसको डिफाइन किया गया था, तो 1982 में डिफाइन किया था। बाकी मैंने एक आपको मतलब एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, और ये कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपके पास RFC डॉक्यूमेंट आता है, उसमें आपका 82 नंबर, 821 नंबर, मतलब एक सीरियल नंबर होगा, वहाँ पे आपको SMTP के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सर हमने इसको RFC, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब RFC 821 के अंदर हमने इसको डिफाइन किया है। और ये कब डिफाइन किया गया था प्रोटोकॉल, इसके बारे में कि ऐसे ऐसे काम करेगा, तो ये हमारे पास 1982 में इसको डिफाइन किया गया था। बाकी SMTP की बेसिक जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पोर्ट नंबर कितना होता है, हम सर पोर्ट नंबर 25 की हम बात कर लेते हैं जब हम बात करते हैं SMTP की। बाकी अगर सिक्योर हम SMTP की बात कर लेते हैं तो वो हम पोर्ट कौन सा यूज़ करते हैं, पोर्ट 587, क्योंकि ये XMTP सभी को पता है, बेसिक हम यहाँ से यूज़ करते हैं। पर जब मैं बात कर लेता हूँ सिक्योर की, हमें सिक्योरिटी ऐड ऑन कर दी है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिक्योरिटी की। जब भी हम सिक्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। तो सिक्योर पोर्ट या फिर सिक्योर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होगा, 587 हमारा वो हो जाएगा। ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट है, बट ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वैसे ही जो हमारे पास FTP यहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी पॉइंट बताए थे कि जब भी आपको फाइल बेसिकली शेयर करनी है या फिर फाइल रिसीव करनी है, किस किस के बीच में, किसी क्लाइंट और सर्वर के बीच में, मतलब आपके कंप्यूटर और जो आपका सर्वर है, इन दोनों के बीच में, या तो अगर कोई आपको फाइल भेजनी है, अपलोड करनी है, या तो डाउनलोड करनी है, दोनों टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा, FTP प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ेगा। अब FTP इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पास FTP प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली लिखा गया था एक इंडियन के द्वारा, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो ये अभय था नाम इसका ना, अभय भूषण करके नाम था। ओके, इसको आप लिख सकते हो, अभय भूषण। 1971 में इसने बेसिकली FTP प्रोटोकॉल के बारे में, मतलब पूरा का पूरा FTP प्रोटोकॉल के ऊपर काम किया था इन्होंने। तो ये छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी FTP के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, कि जो हमारे पास FTP है वो कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है। तो मान लेते हैं मैं नॉर्मली बात करूँ डाटा का पोर्ट, तो डाटा के लिए पोर्ट नंबर 20 के ऊपर काम करता है। जबकि मैं बात कर लेता हूँ कि आपको मुझे कमांड देनी है, ठीक है, कमांड या फिर कंट्रोल, कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पुट कर सकता है। तो उन दोनों केस में हम बात कर लेते हैं पोर्ट नंबर 21 की। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। डाटा की वे में FTP प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे 20, मतलब जब आपके एक्चुअल में कोई डाटा भेज रहे हो या फिर कोई डाटा रिसीव कर रहे हो, उस टाइम पे एक रास्ता होगा, वो रास्ता कौन सा होगा, 20 नंबर का। ऐसे समझ लो कि 20 नंबर का दरवाजा है, उस दरवाजे से आपका कोई भी डाटा वगैरह आप भेजोगे या फिर लेकर आओगे। दूसरी तरफ आपको इस दरवाजे के ऊपर एक रखना है चेक, एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे रहता है, 21 नंबर कमरे में। ऐसे समझ लो कि आपको कोई कमांड देनी है कि यहाँ से कोई चीज़ जाएगी, कितनी स्पीड में जाएगी, है ना, किसको जाएगी, ये सारी चीज़ों को अगर चेक रखना है या फिर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपके पास एक अलग से हमारे पास पोर्ट आता है, वो 21 पोर्ट आता है। तो FTP के दो पोर्ट आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लिखना है। वैसे ही हमारे पास एक टेलनेट बनता है ना, जिसको हम टेली टाइप नेटवर्क बोलते हैं।
ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं जस्ट आपके रिवीजन के लिए, ताकि आप कोई अगर आपके माइंड से कोई चीज़ स्किप होगी तो आपको वो सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाए। तो टेलनेट में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टेलनेट, तो इसको हम बोलते हैं टेली टाइप नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट तो ये पूछा जाता है। सेकंड पूछा जाता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है, तो आप बोलेंगे कि ये सर हमारा पोर्ट नंबर 23 के ऊपर वर्क करता है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जब भी हम टेलनेट की बात करते हैं तो ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारे पास टेक्स्ट ओरिएंटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सर हमारा रिमोटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिमोट लॉगिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड, मतलब पूरा का पूरा जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड या फिर टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन या फिर ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग शब्दों का यूज़ करता है, टेक्स्ट बेस्ड या फिर टेक्स्ट ओरिएंटेशन या फिर टेक्स्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड, ठीक है, इसको आप लिख लेना। टेक्स्ट ओरिएंटेड का क्या करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी का वो यूज़ करता है। तो वो कौन सा आता है, वो आपका टेलनेट बन जाता है। तो एक क्वेश्चन के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आपने काइंडली कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। तो बात की है कि एक प्रोफेशनल है, सोशल है और नेटवर्क है, मतलब सोशल नेटवर्क है हमारे पास प्रोफेशनल कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर। तो इनमें से कौन सा बन जाता है हमारे पास, लिंक्डइन हमारा बन जाता है। ठीक है, तो लिंक्डइन में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज के सीईओज होते हैं या फिर अलग अलग कंपनीज के जो मेन मेन हेड्स होते हैं, है ना, उनके जो अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स होते हैं कि उन्होंने कहाँ पे काम किया है, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो वो सारा क्या है, हमारा प्रोफेशनल होता है। और है कहाँ पे, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल हैं। पर है कैसे वो, मतलब सोशल नेटवर्क पे हैं पर वो प्रोफेशनल हैं, तो उनको हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, हमको हम लिंक्डइन के ऊपर ढूंढ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि जैसे हम इंस्टाग्राम या फिर जैसे एक्स दे रखा है यहाँ पे, जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, मतलब पहले ट्विटर था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया था एक्स का। तो इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली इनका फोकस होता है कि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इनको इंक्रीज करना है, मतलब इंटरटेनमेंट बढ़ाना है, ये चीज़ें करनी है। पर जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन का मेन मोटिव पहले से ही रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव किसके लिए बनाया गया था, जब आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, मतलब जो करियर ओरिएंटेड होते हैं कि उनको अगले अगले लोगों से लिंक बनाने हैं, जो हायर प्रोफाइल्स होती हैं उनके साथ लिंक बनाने होते हैं, है ना, तो उनके लिए या फिर बिजनेस जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए लिंक्डइन जो है वो बनाया गया था। और ये आपने याद रखना है कि जो हमारा लिंक्डइन है ये हमारा B2B मॉडल के ऊपर काम करता है ना, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हम इसको बोल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जैसे मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हो, है ना, आपको इन फ्यूचर को भी जॉब ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे जॉब हंटिंग भी कर सकते हो, है ना। जॉब हंटिंग इन द सेंस, मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी में मतलब एक एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो मैं लिंक्डइन में जाऊँगा, आपकी अपने प्रोफाइल देखूँगी, वहाँ पे लिंक्डइन में क्या होंगे, लिंक्डइन में सारे प्रोफेशनल पर्सन ही होंगे। तो मुझे जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करूँगा, उससे कम्युनिकेट करके उसको फर्दर जो भी पैकेज वगैरह होगा वो उसको अलॉट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लिंक्डइन के ऊपर हो सकती हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको भी आपने नोट करना है। बाकी इंस्टाग्राम, बाकी इन सभी को तो पता ही है, इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, इन सभी का भी तो जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा वन की है। बाकी इंस्टाग्राम आप सभी को पता है, मैक्सिमम बच्चे यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को। ये है क्या हमारे पास, या तो इस तरह यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं, या तो हम वीडियोस वगैरह भी शेयर कर सकते हैं ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग का ये हमारे पास सोशल नेटवर्क है। एक तो ये पूछा जाता है। अच्छा, बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। ये एक्चुअल में अभी तो मेटा कंपनी के अंडर तो आ गया है, पर स्टार्टिंग में जब ये इंस्टाग्राम बना था तो किसने इसको बनाया था, तो ये केविन ने बनाया था। आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसे पॉइंट आते हैं जो इंस्टाग्राम मतलब सॉरी ऐसे पॉइंट आते हैं जो इंस्टाग्राम के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपसे। तो केविन नाम था इनका ना, एक सरनेम भी था, सरनेम मुझे अभी यहाँ पे आइडिया नहीं है। एक केविन थे और साथ में इनका एक पार्टनर थे माइक। ठीक है, केविन एंड माइक क्रिंगर करके नाम था इनका। इन दोनों ने क्या बनाया था, इंस्टाग्राम आपको बनाया था। और क्या बनाया था इन्होंने, 2010 में बनाया था। एक बार ये क्वेश्चन पुट किया गया था कि केविन एंड माइक के द्वारा जो इंस्टाग्राम है वो कौन से साल में बनाया गया था, तो 2010 में वो बनाया गया था। बाकी आप सभी को पता है आगे जाके जो फेसबुक है, जिसको हम करंटली कौन सी कंपनी बोलते हैं, मेटा कंपनी बोलते हैं, तो मेटा ने क्या कर लिया था, इसको खरीद लिया था 2012 में, है ना। मतलब फेसबुक या फिर मेटा का पहले से ही ऐसा एजेंडा रहता है कि जो भी उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको वो सारे को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं
कि इंस्टाग्राम इन्होंने बनाया था, पर बाद में मेटा कंपनी ने इसको परचेज़ कर लिया था 2012 में। तो छोटे-छोटे पॉइंट है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहीं जैसे लिंक्डइन का है, तो लिंक्डइन जैसे आप बोलेंगे सर लिंक्डइन कब आया था? तो ये आपका 2003 के आसपास लॉन्च हुआ था। देखो ज़्यादा पुराने सोशल मीडिया नहीं है ये। और ये किसने इसको बनाया था? ये बनाया गया था रेड हॉफमैन के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन यूज़ करते हैं। और रेड हॉफमैन उस टाइम पे ना माइक्रोसॉफ्ट या ऐसे बोल सकते हैं, बाद में इसका जो प्रोडक्ट था रेड हॉफमैन का, लिंक्डइन, इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। देखिए बड़ी-बड़ी कंपनी ऐसे ही करती हैं, जो उनको अच्छा प्रोडक्ट लगता है उसको वो परचेज़ कर लेती हैं। और कब परचेज़ कर लिया था इन्होंने? 2016 में इसको परचेज़ कर लिया था। छोटे-छोटे पॉइंट है, बट ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि एग्ज़ाम में ना यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही नेक्स्ट आपका व्हाट्सएप, अब डेली आप यूज़ करते हो, पर मैं सिंपल एक क्वेश्चन आपको पूछूँ, बताओ बेटा व्हाट्सएप कब बना था या फिर कब ये आया? तो आप बोलेंगे सर हमें नहीं पता। है ना? आप यूज़ करते हो पर फिर भी आपको नहीं पता। पर कोई बात नहीं, ऐसा वो नहीं है। अब देखो ये आया कब था, मतलब ओरिजिन कब हुआ था या फिर किसने इसको बनाया था? तो कॉम के द्वारा इसको बनाया गया था, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक हमारे पास सेकंड पर्सन थे, ब्रायन। ठीक है? मैक्सिमम आपने इनका नाम सुना होगा ब्रायन का। ब्रायन एक्टन करके नाम था इनका। इनका नाम आपने सुना होगा व्हाट्सऐप के कॉन्टेक्स्ट में, जब 2009 की न्यूज़ में आए थे काफ़ी बार कि कॉम और ब्रायन इनके द्वारा एक बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था आपके पास? व्हाट्सऐप। बाकी व्हाट्सऐप आप सभी को पता है। एक हमारे पास सर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। अब फ्रीवेयर का मतलब आप समझते हो ना, फ्रीली आप उसको यूज़ कर सकते हो। और व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो? व्हाट्सएप के ऊपर सर हम मैसेजिंग का काम करते हैं। तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन डाल दूँ कि सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग आपको कौन प्रोवाइड करती है? तो वो आपका व्हाट्सएप करती है। इसके अलावा आजकल तो ऑडियो वीडियो ये भी हम कर सकते हैं ना, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये सारे फीचर हम कर सकते हैं। और जो हमारा ऑडियो कॉल होता है वो कैसे होता है? हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको आपका इंटरनेट ऑन करना पड़ता है। विदाउट इंटरनेट ऑन आप वो नहीं कर सकते हो। तो जो इंटरनेट को ऑन करने के थ्रू आपको क्या करता है, वॉइस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो प्रोटोकॉल कौन सा आता है? वो आपका वीओआईपी प्रोटोकॉल आता है। देखो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी ये देखो ये भी पता है, बाद में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया गया था ना मेटा के द्वारा ही। कब खरीदा था? 2014 में इसको खरीद लिया गया था। तो सारे क्वेश्चन वही हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। बस ये हमारे पास जो एक्स है, ट्विटर जिसका नाम था, एक्स को बाद में आप सभी को होता है, जो हमारे पास क्या नाम था इनका, एलन मस्क है ना, ये मस्क ही याद रहता है मुझे इनका नाम, है ना, एलन मस्क, इनके द्वारा खरीद लिया गया था हमारा जो ट्विटर है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है, कॉपी पे नोट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट रखा है मेल मर्ज इज नॉट सपोर्टेड बाय एमएस वर्ड 2016। सेकंड रखा है एमएस वर्ड 2016 द फॉन्ट साइज ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट कैन बी नेगेटिव नंबर। तो देखो यहाँ पे बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी। है ना? होता क्या है कि मेल मर्ज हम सपोर्ट करते हैं, तो नोट लिखा है तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड दिखा है कि जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हम नेगेटिव दे सकते हैं, तो नेगेटिव फ़ॉन्ट साइज़ कभी भी नहीं होता है। हम हमेशा देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है 8 से लेकर 72 तक। ये आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम इतना होता है, मैक्सिमम इतना होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है 8 से पीछे नहीं होता है। आपकी जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 1632 तक वो जाती है। मतलब इतना बड़ा आप फ़ॉन्ट का साइज़ कर सकते हो। पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये देखने को मिलता है 8 से लेकर 72 तक। अब आप ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं, आपने कभी देखा कि -1 फ़ॉन्ट, -2 फ़ॉन्ट, ऐसा कोई फ़ॉन्ट नहीं होता है। तो वही लिखा है कि नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ऑलवेज़ पॉज़िटिव नंबर ही वो होता है। इसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट आर फ़ॉल्स। तो यहाँ पे हाँ, फोर्थ आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं। मेल मर्ज हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे हम एक ही मेल को मल्टीपल यूज़र्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है? और सॉरी यहाँ पे 16 जो 38 आ जाएगा ना, 32 कर दिया मैंने, 38 आएगा यहाँ पे। तो इतना हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेल मर्ज का वही रहता है कि जब हम मेल मर्ज के बारे में पढ़ते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट अगर मुझे मल्टीपल यूज़र के साथ शेयर करना होता है तो हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है ये सारी और काफ़ी बार ये यूज़ की जाती है। इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे फ़ॉन्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ के क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो एक चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है डिस्कस में कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ हमारा कितना चलता है? वो हमारा 11 पॉइंट चलता है। और कौन सा फ़ॉन्ट होता है? वो हमारा कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है।
तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, और इनको ही आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड सेल ऑफ एन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कंसीडरिंग सेल नंबरिंग इन रो वाइज ऑर्डर। यहाँ पे बात की, अब रो वाइज ऑर्डर कंसीडर करो, तो आप हमें बताओ कि सेकंड सेल कौन सा होगा। आप मुझे को तो बताओ, ये आपका एक्सेल आ गया, सपोज कर लो ये आपका एक्सेल आ गया। यहाँ पे आपके कॉलम आते हैं ABCD। यहाँ पे आपकी रो आती है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। अब इसने बोल रहा है कि आप मुझे क्या बताओ, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड सेल। सेकंड सेल का एड्रेस क्या होगा, और आपने क्या करना है, कंसीडरिंग सेल नंबरिंग इन रो वाइज ऑर्डर। आपने क्या करना है, रो वाइज ऑर्डर लेना है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है आपको क्या चलता है, वो कॉलम वाइज चलता है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या आता है, सबसे पहले आपका कॉलम आता है, फिर आपका रो का नाम आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपने क्या करना है, रो वाइज ऑर्डर लेना है। तो रो वाइज ऑर्डर लेने का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले आप रो को लेंगे, देन आप किसको लेंगे, बेसिकली जो आपका कॉलम है आप उसको कंसीडर करेंगे। तो रो कौन सी बन जाएगी आपकी, मतलब आपका ये वाला सेल है, देखो रो फर्स्ट और सेल कौन सा, सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1B आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब है D आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर कॉलम वाइज या फिर नॉर्मली पूछा है, या फिर अगर आपसे मतलब रो वाइज पूछा है तो कैसे पूछा है। बस आपने देख, क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, पर उन्होंने थोड़ा टिपिकल करके पूछा है, ताकि जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी वो तो टिक कर देगा, जिसको नहीं होगा वो क्या कर देगा, इसको गलत टिक कर देगा। बाकी यहाँ पे रो एंड कॉलम के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक्सेल होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, तो वो हमारे पास मैंने आपको बताया, ये नंबर याद करना है आपको, 10, 48, 576, ये नंबर आपने याद करना है। तो इतनी हमारे पास रोज होती हैं। जबकि जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स कितने होते हैं हमारे पास, तो कॉलम हमारे पास 16, 384। ये दोनों नंबर मैंने आपको बोला था, इनको आप ऐसे याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। और जो लास्ट कॉलम होता है वो हमारे पास क्या होता है, XFD। ये भी आपसे मैंने एक बार पूछा था, तो आपने काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया था। तो इसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सेल 2019 फंक्शन फ्लोर। यहाँ पे बात की आपको क्या करना है, फ्लोर फंक्शन यूज़ करना है, और मतलब ये आपके पास क्या दे रखे हैं उन्होंने, वैल्यू उन्होंने दे रखी है। अगर आपने फ्लोर कभी भी यूज़ किया होगा, तो फ्लोर क्या करता है, फ्लोर क्या करता है, एक आता है, मान लेते हैं ये आपका आ गया कोई भी नंबर, नंबर से आपको आगे जाना है या फिर नंबर से आपको नीचे जाना है। ये आती है दो कंडीशन। जब आप सीलिंग की बात करते हो, सीलिंग फंक्शन की, तो सीलिंग फंक्शन हमेशा आपको ऊपर का नंबर देने का काम करता है। जबकि जो आपका फ्लोर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या करता है, उस नंबर से नीचे वाली जो लास्ट वैल्यू आ सकती है उसको देने का काम करता है। और जब भी सीलिंग और फ्लोर की हम बात करते हैं, इसमें जो भी हमें वैल्यूज देनी होती हैं वो किस में आती हैं, वो मल्टीपल ऑफ 10 में आती हैं, मल्टीपल ऑफ 10 में आती है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है कितनी, 144। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमने यूज़ किया है, फ्लोर फंक्शन यूज़ किया है। और हमने कौन सा क्या बोला है कि 144 से नीचे, पर किस में, वो हमारे 34 के मल्टीपल से नीचे। ओके, तो 34 के मल्टीपल से नीचे हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा जो 144 से नीचे आता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 34, देखो अगर नॉर्मली आप काउंटिंग करोगे तो 34 से कम 34, फिर 34 दूना आपका बन जाएगा 68, फिर 34 3 का आपका बन जाएगा 2, 10, और 34 4 का आपका बन जाएगा ये 6, जगह 12, एक 13, और 34 5 के आसपास बन जाएगा ये 2, ठीक है, 170। अब देखो ये 170 हो गया। हाँ, ये इसको करने का मतलब था कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 170, मतलब ये क्या हुआ, 144 से आगे बढ़ गया। क्योंकि अगर सीलिंग होता, मान लेते दो कंडीशन थी, एक कंडीशन थी कि मैंने क्वेश्चन में सीलिंग पूछा होता, तब राइट आंसर क्या आ जाना था आपका पास, 170। पर मैंने पूछा है क्या है, मैंने पूछा है क्वेश्चन में फ्लोर, और फ्लोर क्या बोलता है कि जो आपने मुझे वैल्यू दी है उससे मुझे जो अगली वैल्यू है, जैसे 34 है, तो 34 के मल्टीपल में 144 से नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे खुद बताओ, 144 से नीचे कौन सी वैल्यू है सर, नीचे हमारे पास 136 है। इसका मतलब है, और वो कैसी रहेगी, वो हमारी सर 34 के मल्टीपल में, क्योंकि यहाँ पे
क्वेश्चन में दे रखा है, आपको किसमें किससे ढूंढना है, मल्टीप्लाई नंबर कौन सा है आपके पास, ये वाला, ठीक है, इससे आपको नीचे ढूंढना है। 34 के मल्टीपल में 144 से नीचे कौन सा नंबर आता है, वो हमारे पास सर 136 आ जाता है। इसका मतलब राइट आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पे, 136 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, एज पर ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पे राइट आंसर लग रहा था, जो 144 से नीचे से और 34 के मल्टीप्लाई में आ रहा था। पर आपको समझाने का मोटिव यही है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। और इसके उल्टा अगर मान लेते हैं सीलिंग का क्वेश्चन पूछ लिया होता तो सीलिंग का क्वेश्चन आपने कैसे अटेंड करना था, मेन तो उसी में ही था कि चलो फ्लोर तो आपने समझ लिया और साथ में आपने सीलिंग का भी समझ लिया। सीलिंग होता तो राइट आंसर आपका 170 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, 128 बिट्स होते हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो IPv वर्जन 4 होता है उसमें हम 32 बिट के बारे में पढ़ते हैं ना। IPv हमारे पास जो वर्जन 4 होता है उसमें 32 बिट की बात कर लेते हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हम IPv वर्जन 6 मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास IPv वर्जन 6 है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका मेन मोटिव होता है। ये मेन मोटिव यही होता है कि इसको जो एड्रेस लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब अगर हमारे कंप्यूटर बिलियन ट्रिलियन में हो जाएं तब IPv वर्जन 4 उतने सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता, मतलब उतने IP एड्रेस हमें नहीं दे सकता। पर IPv वर्जन 6 है वो हमें दे सकता है, क्योंकि उसमें जो उसका जो एड्रेस लेंथ होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट है बट ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे बन जाते हैं, है ना। तो इसको भी आपने याद करके कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी कल को क्वेश्चन पूछ ही लूँ मैं आपसे कि आप मुझे बताओ कि इसके बारे में कहाँ पे लिखा है या फिर इसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया होगा, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास एक RFC डॉक्यूमेंट है 2460 करके, ठीक है, मतलब सीरियल नंबर 2460 पे इसके बारे में लिखा गया है। और कब की बात है, 1998 की बात है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी हमेशा रखना है कि हमारे पास IPv वर्जन 6 के जो नंबर्स होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं, उनको हम हेक्साडेसिमल सेपरेटेड कॉलम में लिखते हैं। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके IPv वर्जन 6 होते हैं इनके नंबर को कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे राइट आंसर आएगा हेक्साडेसिमल सेपरेटेड कॉलम, मतलब इनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे इन नंबर को लिखने के लिए। तो ये सारे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और देखो ये प्रोटोकॉल हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम OSI मॉडल पढ़ते हैं। OSI मॉडल के हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनमें से एक हमारे पास 4th नंबर की लेयर आती है जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं UDP प्रोटोकॉल, एक हम पढ़ लेते हैं TCP प्रोटोकॉल। UDP क्या होता है हमारे पास कनेक्शन लेस, जबकि TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। ये पूछा जाता है कनेक्शन लेस कौन सा प्रोटोकॉल है और हमारे पास कनेक्शन, एक सेकेंड, इसको हम बोल देते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। ये पूछा जाता है काफी बार कि कनेक्शन लेस कौन सा है, कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है ना, TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, कहाँ पे हम इनको पढ़ते हैं, क्या इनका मेन मोटिव होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मैंने TCP के बारे में आपको ये बताया था, जो हमारे फादर ऑफ इंटरनेट हैं वो इसके ऊपर काम करते थे, तभी हमने इनको क्या बोला था, फादर ऑफ इंटरनेट हम इनको बोला था। बेसिकली 1970s की ये बात है, जब जो हमारे पास विंड सर्फ, जिनको हम फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जानते हैं ना, विंड सर्फ नाम था उनका, और उसके साथ जो उनके मतलब पार्टनर थे उनका नाम था बॉब बॉब खान। इन दोनों के द्वारा क्या बनाया गया था, जो हमारे पास TCP प्रोटोकॉल है वो बनाया गया था। और ये कहाँ पे काम करते थे उस टाइम पे, दारपा में काम करते थे। और विंड सर्फ को ही हम क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट। देखो एक क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन लिंक होते हैं, तो आपने बस ये समझना है कि एग्जामिनर का दायरा कितना है, कि वो कहाँ तक जो है क्वेश्चन खींच के लेके जा सकते, मतलब कितने डेप्थ तक वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं।
देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम मतलब इंटरनेट के ऊपर हम जो हमारे वेब रिसोर्सेज होते हैं उनको हम मतलब एक्सेस कर पाते हैं। तो ब्राउज़र यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। विदाउट ब्राउज़र मैं आपको बोल लूँ, आप कोई मूवी डाउनलोड करके बताओ तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वही है कि वेब रिसोर्सेज आपको डाउनलोड करने हैं या फिर एक्सेस करने हैं तो उसके लिए आपको ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। बाकी ब्राउज़र के बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्राउज़र था, वो कौन था हमारे पास? वर्ल्ड वाइड वेब। ये उसका नाम ही ऐसा था, वो इकट्ठा है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये फर्स्ट ब्राउज़र का नाम था और ये बनाया किसने था? हमारे टिम बर्न्स-ली के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने बोला कि मैं ये जब ये बना था, कब बना था हमारे पास? 1990 में ये बना था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया था फर्स्ट, क्योंकि ये हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड था, ये पूरा हमारा क्या था? टेक्स्ट बेस्ड था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र कौन था हमारा? तो वो हमारा सर मोज़ैक था। तो ये भी हमने डिस्कस किया था और ये कब आया था? जस्ट मतलब 2-3 साल बाद आ गया था 1993 में। जब भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब आया था उसके 2-3 साल बाद हमारे पास क्या आया था? ग्राफिकल ब्राउज़र भी आ गया था 1993 में। अब देखो ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, क्या होता है? जब हम HTML पढ़ते हैं तो HTML हमारे पास क्या थी? HTML में हम सिर्फ सर टेक्स्ट वगैरह दिखा देते हैं, मतलब कोई उसमें कलरिंग वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी CSS में हमने क्या किया? जो हमें टेक्स्ट नॉर्मल दिख रहा था इसको मैंने अलग अलग कर दिया, हमारे तब जो मेरा नॉर्मल दिख रहा टेक्स्ट इसको मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट देना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जब CSS आई तो आपके ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी। ग्राफिकल ब्राउज़र तभी वो बन पाएगा अगर हम उसके ऊपर CSS इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो देखो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे HTML लैंग्वेज थी जो हमारे टिम बर्न्स-ली ने बनाई थी, तो उसमें यही मैंने समझाया था उस टाइम पे भी कि जब HTML वगैरह आई थी उस टाइम पे थोड़ा मतलब इन्हांसमेंट हो रही थी। HTML भी किसने बनाई है? आपके टिम बर्न्स-ली के द्वारा बनाई गई है, टिम बर्न्स-ली। तो HTML आई, करंटली हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं? 5th नंबर का वर्जन यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक क्वेश्चंस करके अलग अलग जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट तभी बनते हैं जब आपने हिस्ट्री में समझा होता है चीज़ों को कि एक्चुअल में सर उसकी डिमांड क्या रही होगी, क्यों वो हमने चीज़ें पढ़ी होंगी उस टाइम पे। तो इस करके आपने ये सारी चीज़ें क्या करनी है? अंडरस्टैंड करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू वॉइस कॉल and other telephonic service like fax, SMS and other voice messaging application to be transmitted using a internet on the connection। मतलब इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। सिंपल, इसका राइट आंसर क्यों पता लग गया? क्योंकि यहाँ पे बात करी है कि आप क्या कर सकते हो? वॉइस कॉल कर सकते हो, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं इंटरनेट टेलीफोनी के ऊपर। बाकी तो चलो अदर चीज़ें हैं, SMS, फैक्स या फिर अदर वॉइस मैसेज आप कर सकते हो। पर यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड दे रखा था वॉइस कॉल प्लस इंटरनेट। तो यहाँ पे एग्जामिनर बात कर रहे हैं आपसे इंटरनेट टेलीफोनी की। कि जब हम बात कर लेते हैं कि वॉइस कॉल, जब हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं तो हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं जिसको हम PSTN के नाम से जानते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा पहले हिस्ट्री में कभी, तो इसको हम बोल देते हैं पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, मतलब हम क्या करते थे हिस्ट्री में, इसका हम काफ़ी यूज़ करते थे PSTN का। और PST में हम किसका यूज़ करते थे? हमारे पास पुराने में कॉपर वायर होती थी, उनका हम क्या करते थे? यूज़ करते थे। अगर आपके पास पुराना कभी फ़ोन रखा हो पड़ा हो तो आपने देखा होगा उस टाइम पे कि हमारे से इतनी मतलब जो तारें थी वो कॉपर की तार हमारे उस टाइम पे दी जाती थी। और आजकल जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट टेलीफोनी, सर इंटरनेट टेलीफोनी का एग्जांपल क्या है? ये तो आपने चलो हिस्ट्री का बता दिया। जो आप इंटरनेट टेलीफोनी बता रहे हो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आता है जो आप अभी मैंने आपको बताया था, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो VoIP के काम ऊपर काम करती है? लाइक जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, ये उसका एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा सर और कोई एग्जांपल? हाँ, जैसे स्काइप वगैरह आपने पढ़ा सुना होगा या फिर यूज़ आजकल भी करते हैं स्काइप का। सर इसके अलावा कोई और आप अगर आपको पता है तो जैसे हम ज़ूम की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसी के हैं? ये सारे एग्जांपल आते हैं हमारे पास VoIP के। तो छोटे छोटे पॉइंट है बट ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको भी क्या करना है? अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज प्रोटोकॉल नॉट डिफाइंड। तो प्रोटोकॉल इनमें से कौन सी चीज़ डिफाइन करके नहीं बताता है ना। तो चलो आपके लिए सिंपल सा एक होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे
कि व्हाट डज प्रोटोकॉल नॉट डिफाइन, कि आपका प्रोटोकॉल है वो क्या चीज़ डिफाइन नहीं कर सकता है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन ही होमवर्क है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा और क्यों होगा, वाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।